नमस्कार। आज हम एक बेहद ज़रूरी और गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। दिल्ली में ये जो लगातार वायु प्रदूषण बिगड़ रहा है उस पर। हमारे पास जो सामग्री है वो इस संकट की जड़ें, इसके असर और हाँ, कुछ रास्ते जो शायद इसे कम कर सकें, उनका बारीकी से विश्लेषण करती है। आज की हमारी कोशिश है इस उलझे हुए मुद्दे की तह तक जाना। जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, आखिर दिल्ली की हवा हर साल, खासकर सर्दियों में, इतनी जहरीली क्यों हो जाती है और इसका हम सब पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। शुरुआत में ही ये रिपोर्ट साफ करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता, मतलब वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI होता है, वो खतरनाक स्तरों को पार कर चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सामान्य रूप से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। चलिए इस जानकारी में और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत क्या खास बातें उजागर करते हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। स्रोत खास तौर पर PM 2.5 और PM 10 कणों के खतरनाक स्तर पर पहुंचने का जिक्र करते हैं। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है। PM 2.5 यानी वो बेहद महीन कण, 2.5 माइक्रोन से भी छोटे। हाँ, वो जो बहुत छोटे होते हैं। जी हाँ, जो हमारी सांस के जरिए फेफड़ों में बहुत गहराई तक पहुंच सकते हैं और यहाँ तक कि खून में भी मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक परेशानी या असुविधा नहीं, जैसा कि सामग्री जोर देकर कहती है, ये सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मतलब इतने सारे कारक एक साथ कैसे काम करते हैं। स्रोत कई मुख्य वजहों की तरफ इशारा करते हैं। पहली वजह तो जानी पहचानी है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। पर क्या इन दस्तावेजों में कुछ खास है इस बारे में? हाँ, एक दिलचस्प बात जो कई रिपोर्ट्स में उभर कर आती है, वो ये है कि सिर्फ गाड़ियों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी किस्म और उनका रखरखाव भी बहुत मायने रखता है। एक विश्लेषण दिखाता है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों में से, वो जो पुराने डीजल इंजन वाले भारी वाहन हैं, जैसे ट्रक और बसें, बिल्कुल ट्रक और बसें जो अक्सर रात के समय शहर से गुजरते हैं या जिनका रखरखाव ठीक नहीं होता, वो PM 2.5 उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार सर्दियों के चरम दिनों में ये 30% तक हो सकता है। और ये सिर्फ दिल्ली के वाहन नहीं है, वो जो आसपास के राज्यों से आते हैं वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, तो ये भारी और पुराने डीजल वाहन एक बड़ी समस्या हैं। और दूसरी बड़ी वजह, जिसका जिक्र अक्सर होता है, वो है आसपास के राज्यों में पराली जलाना, स्टबल बर्निंग जिसे कहते हैं। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या इसका असर उतना ही सीधा है जितना बताया जाता है? हाँ, सामग्री इस बात पर विस्तार से चर्चा करती है। पराली जलाना निश्चित रूप से एक बड़ा योगदान करता है, खासकर अक्टूबर-नवंबर के महीने में। स्रोत समझाते हैं कि जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान धान की फसल के बाद बचे अवशेषों को जलाते हैं, तो उससे भारी मात्रा में धुआं, कार्बन मोनोक्साइड और PM 2.5 कण निकलते हैं। लेकिन इसका असर दिल्ली पर कितना होगा, ये हवा की रफ्तार और दिशा पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा, हवा की दिशा पर? जी, एक अध्ययन का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि कुछ दिनों में जब हवा का रुख उत्तर पश्चिम से दिल्ली की ओर होता है, तो पराली का धुआं दिल्ली के कुल PM 2.5 में 40% या उससे भी ज्यादा का योगदान कर सकता है। पर यह रोजाना एक जैसा नहीं रहता। ये एक मौसमी, मतलब एपिसोडिक समस्या है, जो पहले से मौजूद प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचा देती है। मैं समझी। यानी हवा का रुख अहम है और इसके अलावा शहर के अंदर के स्रोत भी तो होंगे। बिल्कुल, पराली और गाड़ियों के अलावा स्रोत निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल, मतलब कंस्ट्रक्शन डस्ट, और औद्योगिक इकाइयों से होने वाले उत्सर्जन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स वो जो अनियंत्रित कूड़ा जलाया जाता है, हाँ, वो भी तो होता है। उसे भी एक बड़े पर अक्सर अनदेखे स्रोत के रूप में चिन्हित करती हैं, खासकर अनाधिकृत कॉलोनियों और बाहरी इलाकों में। ये सारे स्रोत मिलकर एक तरह का बेस लोड बनाते हैं, जो साल भर हवा को खराब रखता है। और फिर मौसम का मिजाज भी है। स्रोत बताते हैं कि ठंड का मौसम और हवा का थम जाना इस समस्या को और गंभीर बना देता है। ये कैसे होता है? क्या इसे तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं, जो आपने पहले मेंशन किया था शायद? हाँ बिल्कुल, स्रोत मौसम के इस पहलू पर काफी जोर देते हैं। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। सामान्य तौर पर हवा जमीन के पास गर्म होती है और ऊपर उठती है, जिससे प्रदूषक फैल जाते हैं। लेकिन सर्दियों की रातों में, खासकर जब आसमान साफ होता है, जमीन तेजी से ठंडी होती है। इससे जमीन के पास की हवा ऊपर की हवा से ज्यादा ठंडी हो जाती है। ये ठंडी भारी हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है। अच्छा, एक ढक्कन जैसा। हाँ, और नीचे के प्रदूषकों, गाड़ियों के धुएं, फैक्ट्रियों के उत्सर्जन, पराली के धुएं, धूल, इन सबको ऊपर उठने और फैलने से रोक देती है। ये सब जमीन के पास ही जमा होते रहते हैं।
अगर हवा भी शांत हो तो ये प्रदूषक कई कई दिनों तक एक ही जगह फंसे रह सकते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जाती है। कोहरा इस स्थिति को और बिगाड़ देता है, क्योंकि प्रदूषक कण नमी के साथ मिलकर स्मॉग बना लेते हैं। एक स्रोत ने AQI और तापमान व्युत्क्रमण की घटनाओं के बीच सीधा संबंध दर्शाने वाला डेटा भी प्रस्तुत किया है। समझ गए। तो ये मौसम की स्थिति प्रदूषण को एक तरह के अदृश्य जाल में फंसा लेती है, और इसका लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? स्रोत कुछ तात्कालिक लक्षणों का जिक्र करते हैं, खांसी, गले में जलन, सांस लेने में तकलीफ। ये तो शायद बहुत लोग महसूस कर रहे होंगे दिल्ली में। हाँ, ये फौरन दिखने वाले लक्षण हैं, लेकिन जो बात इन दस्तावेजों में गहराई से सामने आती है वो है इसका गंभीर और असमान असर। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये प्रदूषित हवा हर किसी को एक जैसा नुकसान नहीं पहुंचाती। बच्चे जिनके फेफड़े अभी विकसित हो रहे हैं, बुजुर्ग जिनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और वो लोग जिन्हें पहले से सांस या दिल की बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा वगैरह। हाँ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या COPD, उनके लिए ये स्थिति जानलेवा तक हो सकती है। एक रिपोर्ट में दिल्ली के अस्पतालों के आंकड़े दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि जब AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचता है तो सांस की तकलीफ और हृदय संबंधी समस्याओं के कारण इमरजेंसी रूम में आने वाले मरीजों की संख्या में 20-25% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। बच्चों में अस्थमा के दौरे बढ़ जाते हैं। ओह, ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। और स्रोत में एक अध्ययन का हवाला भी दिया गया है जो जीवन प्रत्याशा पर असर की बात करता है, मतलब जीने के सालों पर। ये सिर्फ रोजमर्रा की परेशानी नहीं, बल्कि जीवन की अवधि पर सीधा असर डालने वाली बात है। बिल्कुल, ये शायद सबसे चिंताजनक पहलू है जिस पर कई स्रोत प्रकाश डालते हैं। एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान के अध्ययन का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की औसत उम्र अगर हवा WHO के मानकों के अनुसार साफ होती तो उसके मुकाबले मौजूदा प्रदूषण स्तरों के कारण औसतन 9 से 10 साल तक कम हो सकती है। 10 साल? ये तो बहुत ज्यादा है। ये दर्शाता है कि लंबे समय तक जहरीली हवा में सांस लेना हमारे शरीर पर कितना गहरा और स्थायी नुकसान पहुंचा रहा है। ये सिर्फ खांसी जुकाम की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी के साल कम कर रहा है। इसमें हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ना शामिल है। ये सोचना ही भयावह है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हमारी उम्र कम कर रही है। इन गंभीर प्रभावों को जानने के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि क्या किया जा सकता है? क्या व्यक्तिगत स्तर पर उठाए गए कदम कोई मायने रखते हैं? स्रोत इसके लिए कुछ व्यवहारिक कदम सुझाते हैं। आपने बताया था कि 5 कदम है। हाँ, सामग्री व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेदारी और बचाव के महत्व को रेखांकित करती है। ये मानती है कि समस्या बड़ी और जटिल है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास भी सामूहिक रूप से फर्क ला सकते हैं। चलिए उन 5 कदमों पर एक एक करके बात करते हैं जो स्रोत सुझाते हैं। ठीक है, पहला कदम बताया गया है जब हवा बहुत खराब हो तो बाहर कम निकलना और मास्क पहनना। इस बारे में स्रोतों में क्या खास है? बहुत खराब से क्या मतलब है उनका? स्रोत इस पर जोर देते हैं कि बहुत खराब का मतलब क्या है। उनका इशारा एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की तरफ है। जब AQI 300 बहुत खराब या 400 गंभीर से ऊपर हो तो बाहर निकलने से बचना, खासकर सुबह और शाम जब प्रदूषण ज्यादा होता है। समझदारी है, शारीरिक मेहनत वाले काम जैसे दौड़ना या व्यायाम बाहर करने से बचना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं सुबह सुबह। जी, और अगर बाहर जाना ही पड़े तो अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क जैसे N95 या FFP2 मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि साधारण कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क PM 2.5 कणों को रोकने में ज्यादा कारगर नहीं होता। इसलिए सही मास्क का चुनाव और उसे ठीक से पहनना, वो नाक और मुंह को पूरी तरह ढके, ये जरूरी है। ठीक है, तो सही मास्क और सही समय पर इस्तेमाल जरूरी है। दूसरा कदम है गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना। इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं? यहाँ स्रोत कई विकल्प देते हैं। पहला तो है सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, बसें का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। दूसरा, जहां संभव हो पैदल चलना या साइकिल चलाना। तीसरा, कारपूलिंग करना, मतलब एक ही गाड़ी में कई लोगों का साथ सफर करना। हाँ, ऑफिस जाने वाले लोग ये कर सकते हैं। बिल्कुल। और चौथा, अगर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करनी ही है तो उसका नियमित रखरखाव करवाना, खासकर PUC सर्टिफिकेट को अप टू डेट रखना। एक दिलचस्प सुझाव जो एक स्रोत देता है वो है अपनी यात्राओं को प्लान करना ताकि कम चक्कर लगाने पड़े और पीक ट्रैफिक वाले समय से बचना। ये छोटे छोटे बदलाव अगर ज्यादा लोग अपनाएं तो सड़कों पर वाहनों का बोझ और उनसे होने वाला उत्सर्जन कम हो सकता है। यानी अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाना। तीसरा कदम है घर के अंदर की हवा पर ध्यान देना। बाहर की हवा तो खराब है ही, घर के अंदर क्या किया जा सकता है, क्योंकि हवा तो अंदर भी आती है। ये एक अहम नुक्ता है जिसे स्रोत उठाते हैं।
अक्सर हम सोचते हैं कि घर के अंदर हम सुरक्षित हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। बाहरी प्रदूषित हवा दरवाजों, खिड़कियों और वेंटिलेशन से अंदर आ जाती है। स्रोत सलाह देते हैं कि जब बाहर AQI बहुत ज्यादा हो तो खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। कुछ स्रोत एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल का सुझाव देते हैं, खासकर उन कमरों में जहां बच्चे, बुजुर्ग या बीमार लोग ज्यादा समय बिताते हैं। पर प्यूरिफायर तो महंगे होते हैं ना? हाँ, ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्यूरिफायर एक महंगा उपाय हो सकता है और सभी तरह के प्रदूषकों जैसे गैसों वगैरह पे प्रभावी नहीं होता। लेकिन घर में धूल जमा न होने देना, गीला पोछा लगाना और धूम्रपान न करना भी अंदर की हवा को बेहतर रखने में मदद करता है। ठीक है, घर के अंदर भी सतर्कता जरूरी है। चौथा कदम है आसपास के लोगों को जागरूक करना। इसका क्या महत्व है? क्या बात करने से भी फर्क पड़ेगा? स्रोत इसे एक महत्वपूर्ण सामुदायिक प्रयास मानते हैं। उनका कहना है कि जब तक ज्यादा लोग इस समस्या की गंभीरता और इसके कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक सामूहिक बदलाव लाना मुश्किल है। जागरूकता फैलाने का मतलब है अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों से इस बारे में बात करना, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से विश्वसनीय जानकारी साझा करना। एक रिपोर्ट में उदाहरण दिया गया है कि कैसे कुछ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWAs ने मिलकर अपने यहाँ कूड़ा जलाने पर रोक लगाई या कारपूलिंग को बढ़ावा दिया। जागरूकता से लोगों में जिम्मेदारी का भाव आता है और वो समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित होते हैं। अच्छा, यानी बातचीत और जानकारी साझा करना भी एक कदम है। ये तो आसान लगता है। और पांचवा कदम है सरकारी स्तर पर उठाए गए कदमों का समर्थन करना। इसका क्या मतलब है? हम कैसे समर्थन कर सकते हैं? स्रोत मानते हैं कि वायु प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर नीतिगत हस्तक्षेप जरूरी हैं। जैसे सरकार पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाती है, वो जो BS6 मानक लागू हुआ है, या निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियम सख्त करती है, या उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक कड़े करती है, या पराली जलाने के विकल्प के लिए किसानों को सहायता देती है, जैसे GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का लागू होना। हाँ, ये GRAP तो आजकल काफी चर्चा में रहता है। जी, तो इन कदमों का सफल होना जन समर्थन पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब है नियमों का पालन करना, जैसे अपनी गाड़ी का PUC चेक करवाना या निर्माण के नियम मानना, और जब जरूरत हो तो इन नीतियों के पक्ष में आवाज उठाना। ये व्यक्तिगत और सरकारी प्रयासों के बीच एक पुल का काम करता है। तो ये 5 कदम है: मास्क पहनना और बाहर कम निकलना, गाड़ी कम चलाना, घर की हवा साफ रखना, जागरूकता फैलाना और सरकारी नीतियों का समर्थन करना। ये सब व्यक्तिगत स्तर पर करने वाली बातें लगती हैं। हाँ, ये व्यक्तिगत कदम है, लेकिन जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करते हैं, इनका सामूहिक असर हो सकता है। सोचें, अगर दिल्ली NCR में लाखों लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ एक दिन कम कर दें, या सही तरीके से मास्क पहने, या अपने आसपास कूड़ा ना जलने दें, तो उसका मिला जुला असर प्रदूषण के स्तर पर जरूर पड़ेगा। ये जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करता है। ये बताता है कि ये सिर्फ सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी साझा चुनौती है। तो आज के इस चर्चा से हमने दिल्ली के वायु प्रदूषण की भयावहता को समझा। हमने देखा कि इसके पीछे कई जटिल कारण हैं: वाहनों और उद्योगों का धुआं, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, निर्माण कार्य, और हाँ, इन सब को बढ़ाने वाला मौसम का खेल, खासकर वो तापमान व्युत्क्रमण। और हमने ये भी गहराई से समझा कि इसका असर सिर्फ तत्कालिक असुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सेहत पर गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव डाल रहा है, यहाँ तक कि हमारी औसत उम्र को भी कम कर रहा है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका खतरा कहीं ज्यादा है, जैसा कि स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े दिखाते हैं। साथ ही हमने उन व्यक्तिगत कदमों पर भी बात की जो इन दस्तावेजों में सुझाए गए हैं। ये छोटे जरूर लग सकते हैं, लेकिन अगर सब मिलकर करें तो शायद सामूहिक रूप से कुछ राहत दे सकें और एक बड़े बदलाव की नींव रखें। बिल्कुल, और जैसा कि इन रिपोर्टों के अंत में संकेत दिया गया है, ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। ये भारत और दुनिया के उन अनगिनत शहरों के लिए एक चेतावनी है जो तेज शहरीकरण और विकास के साथ बढ़ते वायु प्रदूषण की चुनौती से जूझ रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम विकास का ऐसा मॉडल अपना रहे हैं जो हमारी सांस लेने की बुनियादी जरूरत को ही खतरे में डाल रहा है। सही कहा। ये चर्चा हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ती है कि व्यक्तिगत प्रयासों और जरूरी नीतिगत बदलावों के बीच संतुलन कैसे बने। क्या हम अपनी जीवन शैली में स्थायी बदलाव लाने को तैयार हैं? ये हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन का आधार है, और इसे बचाए रखने के लिए निरंतर जागरूकता और साझा प्रयास हम सबकी जिम्मेदारी है।